अभी तक की क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास है इसके ऊपर, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 1988 का एक्ट है बेसिकली। आप समझिए, नाम से पता लग रहा होगा, करप्शन मतलब किसी भी तरह की करप्शन, पैसे का लेन देन हो रहा है, प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, मतलब फेवर्स की जा रही हैं यहाँ पे, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। ये एक्ट का पर्पस क्या है? उस चीज को प्रिवेंट करना, रोक लगाना उसके ऊपर। एक्ट जो है वो पनिशमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए पनिशमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है? जो करप्शन की डिमांड कर रहा है, जो करप्शन सामने वाले को दे रहा है, और बीच में अगर कोई ब्रोकर है, मीडियोकर है, सभी को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? पनिश किया जा रहा है। पनिशमेंट प्रोवाइड करने से क्या होगा? अल्टीमेटली जो करप्शन है उसकी क्या हो जाएगी? प्रिवेंशन होगी। लोगों में डर होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अगेंस्ट ये ऑफेंसेस चल सकते हैं। अभी रिसेंट में अगर हम देखें, पंजाब वगैरह में एक केस हुआ था, अमनदीप कौर, नहीं, हेड कांस्टेबल वगैरह, वो फीमेल ऑफिसर थी। तो अमनदीप कौर वो बठिंडा की मेरे ख्याल से ऑफिसर थी, और वहाँ से वो कुछ ड्रग्स वगैरह, इंस्टा क्वीन भी कहा जाता है, मतलब उनको इंस्टा क्वीन भी कहा जाता है, या फिर थार वाली पुलिस, मतलब जो भी ऐसा कुछ है ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो पहले तो उनके ऊपर एनडीपीएस के केसेस, एनडीपीएस में एफआईआर लिखी गई थी, बट बाद में पीसी एक्ट भी ऐड कर दिया गया था उसमें। एक अभी हरचरण सिंह भुल्लर का आपने केस सुना होगा, रिसेंट है बिल्कुल, पंजाब डीआईजी के ऊपर जो हुआ, वो स्क्रैप डीलर से उन्होंने डिमांड वगैरह कुछ किया हुआ था, पीसी एक्ट लगा उसके ऊपर भी। तो ये कुछ ऐसे रीसेंट केसेस हैं, हालांकि अभी सब जुडाइस हैं तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं उसमें पीसी एक्ट लग जाता है। तो विद रेफरेंस टू जब इन केसेस के हम पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी वो चीजें। अभी आप समझिए पहले, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, यानी कि जो प्रिवेंशन कर रहा है करप्शन की या फिर उससे कनेक्टेड मैटर्स हैं, उसको यहाँ पे ये अमेंड कर रहा है टाइम एंड अगेन, और कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे लाके हमें वो दिए हुए। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं टाइम एंड अगेन, बट इसमें जो लैंडमार्क और रीसेंट, लैंडमार्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रीसेंट वाली, वो है 2018 की अमेंडमेंट। इससे पहले 2013 में भी अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले 2003 वगैरह में भी अमेंडमेंट हुई है, बट वो छोटी अमेंडमेंट्स थी। तो एक अमेंडमेंट जो आप इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जिसका मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको लिखवाऊंगा भी कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए, दैट इज 2018 अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी आप देखिए, ये जो एक्ट है हमारे पास 9th ऑफ सितंबर, याद रखनी पड़ेगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेट, 9th ऑफ सितंबर 1988 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिलती है, और सेम डे ही इन फोर्स आ जाता है। एनेक्टमेंट की डेट भी सेम है, एनफोर्समेंट की भी डेट सेम है, क्योंकि यहाँ पे आगे कहीं लिखा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्ट होते हैं ना जिसमें लिखा होता है इट शेल केम इनटू फोर्स एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब ये गैजेट की बात ही नहीं कर रहा तो सेम डे नोटिफाई एंड सेम डे ही वो एनेक्ट हो जाए। एनेक्ट भी सेम डे हो रहा है और एनफोर्स भी सेम डे हो रहा है। एक ही डेट आपको याद रखनी है, 9th ऑफ सितंबर 1988। इसके बाद आइए, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सिंपल सेक्शन 1 में हमेशा यही दिया होता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देन इट एक्सटेंड्स टू, इंपॉर्टेंट, देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 2019 से पहले, 2019 से पहले हमारे पास जे एंड के रिकॉन्सिलिएशन एक्ट नहीं था, तो यहाँ पे यहाँ पे हुआ करता था इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तो सभी एक्ट्स में यही हो गया ना। तो 2019 के रिकॉन्सिलिएशन एक्ट के बाद इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो आउटसाइड इंडिया भी रह रहा है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हमें बाकी एक्ट में नहीं मिलता। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एप्लीकेबिलिटी देख लो इस एक्ट की, पूरे इंडिया पे तो लग ही रहा है, इंडिया पे तो ये एप्लीकेबल है ही है, बट अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया भी है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो रहा है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहा है। इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि विद इन इंडिया तो ये एप्लीकेबल हो ही रहा है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर आउटसाइड इंडिया, उनके ऊपर भी क्या हो रहा है, ये एप्लीकेबल हो रहा है। आगे देखिए, डेफिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से बनना चाहिए। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस है नहीं है, बट अदरवाइज इंपॉर्टेंट है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स,
ए में हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है। इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाय वॉट एवर मीन्स हेल्ड, किसी भी तरह से वो इलेक्शंस हो रही है अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज वगैरह के इलेक्शंस जो होते हैं उनकी बात हो रही है, और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं पंजाब के, हरियाणा के, उनकी बात हो रही है बेसिकली। लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी के कोई भी इलेक्शंस होते हैं, लोकल अथॉरिटी मतलब अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत वगैरह के कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। एंड अदर पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी तरह की कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसमें अगर कोई इलेक्शंस हो रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी में, एवरी इलेक्शन विल बी कवर्ड हेयर। आप याद रखना, सपोज कीजिए अब यहाँ पे हमारी क्लास में एक इलेक्शन होता है कि किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, वो इलेक्शन यहाँ पे नहीं कवर हो रहा है। इलेक्शन जब आगे चल के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन इसीलिए दिया हुआ है ना, आगे चल के यूज होगा। इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एमपी के इलेक्शंस जो हो रहे हैं लोकसभा वाले, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस कवर हो रहे हैं, और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगर इलेक्शंस हैं तो वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सा इलेक्शन इसमें से कवर हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले 2A में दिया हुआ है, कौन कौन से कवर हो रहे हैं, प्योरली प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। ये करना हुआ तो कर लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं उसको। प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रेस्क्राइब शेल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। प्रेस्क्राइब्ड जहां पे भी लिखा होगा ना, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है रूल्स मेड बाय दिस एक्ट, हर एक्ट में इसी तरह से लिखा होता है, स्किप करना वो स्किप कर देना। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक ड्यूटी मींस a duty in discharge of which the state, the public or the community at large has an interest। याद रख लेना, किसी भी ड्यूटी को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, ऑफ विच स्टेट का क्या है, इंटरेस्ट है, स्टेट वहां पे इंटरेस्टेड है कि उसको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फिर किसी पब्लिक का, वहां पे दी पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, कम्युनिटी किसी एट लार्ज की बात हो रही है, हैज एन इंटरेस्ट, अगर किसी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए उनका इंटरेस्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक ड्यूटी। आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में जब ये रेफरेंस यूज होगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए। पब्लिक ड्यूटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि जब कोई स्टेट या फिर कोई मतलब गवर्नमेंट या फिर पब्लिक या फिर कोई कम्युनिटी एट लार्ज मिलके वो क्या कर रहे हैं, वहां पे किसी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हैज इंटरेस्ट, वहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट है इसलिए वो डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं पब्लिक ड्यूटी। एक्सप्लेनेशन इन दिस क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रीलिम्स के लिए। स्टेट इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। पुराने वाले कंपनीज एक्ट की बात हो रही है 1956। आप सिंपल याद रखिए, कॉरपोरेशन को भी वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहा है। कॉरपोरेशन मतलब कोई भी सरकारी कंपनी है, आप ऐसे में याद रखिए, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो सारी यहाँ पे कवर हो रही है। पीएसयूज होती है ना, पीएसयू समझते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें पब्लिक एडेड होती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं भी है, 50% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट एडेड मान रहे हैं हम उसको। अब अगर वो पीएसयूज हैं और गवर्नमेंट एडेड हैं तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होने वाले। क्यों, आगे चल के हम देखेंगे ना, कॉरपोरेशंस को भी लाइबल किया जाएगा करप्शन के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं प्रीलिम्स के लिए। अब यहां से देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और सबसे बड़ी डेफिनेशन है। जब तक डेफिनेशन चल रहा है थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये एक्ट, उसके बाद अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पब्लिक सर्वेंट, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, हमने ये चीजें सीपीसी में भी की है, हमने जब बीएनएस कर रहे हैं उसमें भी समझा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, हालांकि उसमें हम इतनी डिटेल में गए नहीं थे। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशंस तो हमारे पास है नहीं है, तो एक बारी हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना, एक बारी पढ़ लेते हैं बस। अभी के लिए आप पहले इतना याद रख लेना, जो भी सरकार के अंडर काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी जो है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट कह रहे हैं। भले ही वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है, भले ही वो टेम्परेरीली वहां पे पोस्ट किया गया, टेम्परेरीली गवर्नमेंट के उसमें काम कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट उसके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब देखो कौन कौन कवर हो रहे हैं। पहला, एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट
और रेम्यूनरेटेड बाय गवर्नमेंट बाय फीस कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी है वो कौन हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट, है ना। तो यहाँ पे लिखना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फर्स्ट में लिखते रहना साइड पे साथ के साथ, ताकि आपको रिवाइज करते हुए प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट में लिख लेना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट लिखना लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज, लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह। एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये हो गया लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज, सेकंड है तो गवर्नमेंट ही हो गया ना, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर कोई भी काम कर रहा है वो सारे कौन रहेंगे? पब्लिक सर्वेंट रहने वाले हैं। फिर एनी पर्सन इन दी सर्विस और पे ऑफ अ कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी अगर गवर्नमेंट एडेड कॉरपोरेशन है और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको सिंपल याद रखना है ये गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहा है, बेसिकली पीएसयूज की बात कर रहा है। हेडिंग लिख लेना इसके लिए हेडिंग लिख लेना गवर्नमेंट कंपनीज और पीएसयूज, अथॉरिटीज में ही कवर कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट कंपनीज लिख लीजिए, कॉर्पोरेशंस लिख लीजिए, या फिर पीएसयूज वगैरह यहाँ पे कवर हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एनी जज या फिर मजिस्ट्रेट, जजेस क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है पब्लिक सर्वेंट है। एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्संस एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। सिंपल सी जजेस के जो फंक्शंस हैं, अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, तो जजेस भी क्या होंगे? यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसी तरह से एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी को ऑथोराइज किया ये ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडिएटर, रिसीवर, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट। कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, रिसीवर का सीपीसी में कौन सा से वो है? ऑर्डर है, ऑर्डर 40 में दिया हुआ। इसी तरह से कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट कर दिया, ऑर्डर 26, ठीक है। तो अगर कोर्ट ये अपॉइंट कर रहा है, लिक्विडिएटर होता है कंपनीज एक्ट में अपॉइंट किया जाता है, कंपनी जब लिक्विडिएट होती है उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, जब इनकी अपॉइंटमेंट कोर्ट कर रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हेल्प मिल पाए, तो ये जो लोग हैं लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये भी कौन होंगे? पब्लिक सर्वेंट वहां पे वो कहलाएंगे। तो यहां लिख देना लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। बिकॉज ये मत सोचना कि उनकी कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट थोड़ा ना है, भले ये केस में अपॉइंट किए जा रहे हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। आगे आइए, एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any case or matter has been referred for decision or report by court of justice or by a competent public authority। याद रख लेना आर्बिट्रेटर भी यहाँ पे कवर हो रहा है, इसकी हेडिंग ऐसे बना देना आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स भी कौन रहेंगे? पब्लिक सर्वेंट रहेंगे। आगे आइए, any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। किसी की भी अपॉइंटमेंट हो रही है ना, जैसे आजकल वो क्या चल रहा है, सेंसस वगैरह चल रहा है, सर्वे चल रहा है, तो वो अगर टेम्परेरीली भी किसी को अपॉइंट किया जा रहा है पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए कि आप जाके सर्विस करोगे, दैट पर्सन विल बी पब्लिक सर्वेंट। जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के कंडक्ट के लिए अगर किसी को भी अपॉइंट किया जा रहा है, भले ही टेम्परेरीली क्यों नहीं किया जा रहा है, वो सब कौन रहेंगे? यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट रहेंगे। एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। वो कहते हैं एनी पर्सन मतलब इवन एनी प्राइवेट पर्सन, अगर उसको फॉर द टाइम बिंग भी किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं, दैट विल बी पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि आप जब डिस्चार्ज कर रहे हो पब्लिक ड्यूटीज का, तो आप कोई भी क्यों नहीं हो, यू विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट। फिर आगे देखिए, एनी पर्सन हु इज इन द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग, receiving or having received any financial aid from the central government or state government। याद रखना, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है,
वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में डील कर रही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग, किसी भी चीज में डील कर रही है। और उनके जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी होंगे या फिर जो भी ऑफिस बियरर्स होंगे, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। एक कंडीशन है बस कि दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर उसको एड किया हुआ या फिर फ्रॉम एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड और अंडर a central, provincial or state act or any authority or body owned or controlled or aided by government or government company as defined under section this। यानी कि अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह से मदद आ रही है, फिर वो सब उसके जो ऑफिस बियरर्स होंगे वो कौन होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ऑफिस बियरर्स कौन होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, any person who is a chairman, member or employee of service commission or board by whatever name called, किसी भी बोर्ड का या फिर किसी भी सर्विस कमीशन का, पंजाब सर्विस कमीशन, हरियाणा का जैसे हो गया HPSC, तो वो इनके जो मेंबर, या फिर UPSC क्यों नहीं हो गया है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। और मेंबर ऑफ एनी selection committee appointed by such commission or board for the conduct of any examination, making any selection on behalf of such commission or board। अगर किसी को अपॉइंटमेंट किया हुआ है वहां पे किस चीज के लिए, फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो पर्टिकुलर पर्पस भी, वो पर्टिकुलर पर्सन भी क्या माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर आगे देखिए, एनी पर्सन हु इज अ वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, reader, lecturer, any other teacher, employee by whatever designation called of any of, very important, of any university, and any person whose services have been availed of by the university or any other public authority in connection with holding or conducting एग्जामिनेशन। यहाँ पे एनी यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ इवन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज होंगी, दे आर ऑल्सो कवर्ड। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी कवर होती हैं, नंबर ऑफ हमारे पास जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे कवर हो जाती है क्योंकि वो एक स्टैट्यूट के अंदर फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो वो सारी तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ पे कवर हो रही है। उनके जो भी चेयरमैन होंगे या जो भी मेंबर होंगे वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आगे देखना, एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बियरर, एम्प्लॉई ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, cultural or other institution in whatever manner established, receiving, having received any financial assistance from central or state government। यहाँ पे अगर financial assistance मिल रही है central state government से या फिर local और other authority से, किसको, किसी भी educational institution को, सभी institution कवर हो गए, भले ही वो university नहीं भी है। बट देखो, यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट पब्लिक सभी कवर हो रही है। अदर देन यूनिवर्सिटी, अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहे हैं तो दैट विल बी, उनके जो एम्प्लॉयज होंगे वो क्या हो जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट। इसी तरह से साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल, जहां पे भी गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात आ जाएगी वो सब क्या होने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होने वाले हैं। खत्म। इसमें एक दो चीजें लिखना, जो ऊपर आपको MP MLAs वाला आपने लिखा है ना, 8th पॉइंट होगा, 8th पॉइंट है MP MLA वाला। ये इसमें लिखा हमने, एनी पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ ही इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी, मतलब ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। इस पॉइंट में बेसिकली MPs और MLAs भी कवर हो जाते हैं। MLAs भी कवर। नंबर ऑफ जजमेंट्स है इसके ऊपर, मैं लिखवाता हूँ एक दो लैंडमार्क जजमेंट आपको भी इसके ऊपर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एनी पर्सन मतलब एनीवन who holds an office by virtue, उसके पास वो ऑफिस किस लिए है, by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty। तो पहले यहाँ पे बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था कि ये जो MP MLAs हैं ये पब्लिक सर्वेंट में कवर होंगे या नहीं होंगे। तो वो जो होल्ड कर रहे हैं अपना ऑफिस, उससे बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो पब्लिक ड्यूटीज ही तो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है दे आर पब्लिक सर्वेंट। पहले डिबेटेबल था बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो आपसे बाय चांस ऐसे ना पूछ लिया जाए कि MP MLAs यहाँ पे कवर होंगे या नहीं होंगे। केस का नाम लिखना, PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, 1998 का। PV नरसिम्हा राव साहब हमारे PM रह चुके हैं,
हाँ पीएम रह चुके हैं ना, तो पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 की जजमेंट है। एक और केस लिख लेना, ये जो पीवी नरसिम्हा राव वाला केस है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, तो अपने आप में लैंडमार्क है। हेल्ड में भी लिख लीजिए, हेल्ड में लिखना एमपी एमएलएज आर कवर्ड। इस पॉइंट में एमपी एमएलए जो है वो क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, एमपी एमएलएज आर कवर्ड। सेकंड केस लिखना एल के अडवाणी वर्सेस सीबीआई 1997। एल के लाल कृष्ण अडवाणी, बीजेपी के पहले ये एमपी हुआ करते थे। एल के अडवाणी वर्सेस सीबीआई 1997 सुप्रीम कोर्ट। सेम हेल्ड किया कि जो एमपी और एमएलएज हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट। बस याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा थोड़ा सा बोरिंग है, नो डाउट, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल सब पोर्शन चल रहा है ना। अब आप यहाँ पे ये चीज समझना, हमने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थोड़ा पढ़ा है यहाँ पे, अदरवाइज हम पब्लिक सर्वेंट को इतना पढ़ते नहीं थे। थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सबसे बड़ी डेफिनेशन है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और अगर क्वेश्चन में अगर आपको वो ऑप्शंस जो देगा, आप बस इतना देख लेना कि किसी तरह से वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, भले ही टेम्परेरी पीरियड के लिए क्यों नहीं है, तो एवरी पर्सन विल बी कवर्ड। ठीक है, उस हिसाब से उसको आंसर कर देना। आगे चलिए, इसमें डी देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनड्यू एडवांटेज आगे बार बार यूज होगा। ठीक है, अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज मीन्स एनी ग्रेटिफिकेशन whatever other than legal remuneration, other than legal remuneration। सपोज कीजिए मैं गवर्नमेंट के उसमें काम कर रहा हूं, तो मुझे लीगली क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो वो मेरी लीगल रेम्यूनरेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव। जब मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं तो दैट इज आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव। आप कल को एडीए बन जाओगे, जज बन जाओगे, आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगी दैट विल बी लीगल रेम्यूनरेशन। उसके अलावा एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर, किसी भी तरह की अगर आप ग्रेटिफिकेशन यानी कि किसी भी तरह के आप सामने वाले से कुछ रिसीव कर रहे हो, दैट विल बी अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज द वर्ड ग्रेटिफिकेशन, जो ये ग्रेटिफिकेशन हमें दिया हुआ है इसका क्या मीनिंग हुआ, इज नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, कि जिसकी मनी में कोई वर्थ हो, वही सिर्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है। अगर आप काइंड्स में किसी से ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो दैट इज ग्रेटिफिकेशन। अगर आप किसी से अदरवाइज कोई फेवर ले रहे हो कि मैंने आपका ये काम किया अब आप मेरा ये काम कर देना, दैट इज ऑल्सो ग्रेटिफिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन का जो स्कोप है दैट इज वेरी वाइड। तो आप लीगल सैलरी, लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ भी अगर सामने वाले से रिसीव करते हो दैट विल बी ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, आगे देखना, द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन, लीगल रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट बट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन विच ही इज परमिटेड बाय गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन विच ही रिसीव्स, विच ही सर्व्स टू रिसीव। तो यानी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ आपकी जो बेसिक पे या सैलरी है वही इसमें कवर नहीं हो रही, किसी भी तरह के अलाउंसेस, पर्क्स या कुछ भी आपको मिल रहा है दैट इज लीगल रेम्यूनरेशन। तो लीगल रेम्यूनरेशन रिसीव कीजिए। लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा अगर आप किसी से कुछ भी रिसीव करते हो दैट विल बी ग्रेटिफिकेशन, और अगर आप ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो किसी से इट विल अमाउंट टू अनड्यू एडवांटेज, कि आपने अपनी पोजीशन का क्या कर लिया, वहां पे अनड्यू एडवांटेज ले लिया। अब नंबर ऑफ टाइम्स जब हम आगे चल के ऑफेंसेस पढ़ेंगे बार बार यूज होगा अनड्यू एडवांटेज। तो यहां पे समझ लेना कि मैंने लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ सामने वाले से ग्रेटिफिकेशन लिया हुआ है, तो इट मींस कि वो क्या हो गया, अनड्यू एडवांटेज। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा ग्रेटिफिकेशन में क्या कवर होगा। पेक्यूनरी के अलावा भी, चाहे वो पेक्यूनरी है या फिर अदर काइंड्स में कुछ है, वो सारा कवर होगा। इवन उसकी एस्टिमेट नहीं भी किया जा सकता उसको इन मनी टर्म्स, तभी भी दैट कैन बी ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, और इसी तरह से लीगल रेम्यूनरेशन में सिर्फ ये नहीं है कि जो रेम्यूनरेशन आपको सैलरी मिल रही है वही कवर हो रही है, लीगली इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनीथिंग टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज लीगल रेम्यूनरेशन। आगे देखना, एक्सप्लेनेशन 1, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट। अगर इन दोनों सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट,
वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। वो कहता है कि वैसे तो ये इसकी बात कर रहा है ऊपर वाले की, जितने भी क्लॉजेज हमने बात की है या इसके साथ दिया है, तो अगर आपने किसी भी तरह की ग्रेटिफिकेशन लिया, वो कहता है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट। वो क्या रहने वाले हैं? पब्लिक सर्वेंट रहने वाले हैं, वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। भले गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करी है या नहीं की है, तो भी आप पब्लिक सर्वेंट रहने वाले हो, यानी कि स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। When you are serving the public at large, you will be public servant. Whatever, wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of the public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that सिचुएशन। भले हम उसकी जो पब्लिक अपॉइंटमेंट होगी ना, भले ही गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक अपॉइंट किया है या उस अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है या नहीं भी किया है, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे हम वहां पे। भले ही उसकी अपॉइंटमेंट में या अदरवाइज जिस भी बेसिस पे उस सीट को वो होल्ड कर रहा है फॉर द टाइम बिंग, भले ही वो डिफेक्टिव क्यों नहीं है। डिफेक्टिव मतलब उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, जिस तरह से आपकी वहां पे अपॉइंटमेंट हुई है, तो टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे, ही विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो आपको सिंपल याद रखना है, पब्लिक सर्वेंट का जो यहाँ पे स्कोप है वो बहुत ही वाइड किया हुआ है, बहुत वाइड। सीपीसी और उसमें जो हम पढ़ते होते हैं उससे काफी वाइड किया हुआ है, फॉर द पर्पसेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अब आइए आगे, यहाँ से अब ये मतलब अच्छा हो जाएगा एक्ट, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक बेसिक टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी कि डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। अब यहाँ से मेन एक्ट स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2। टोटल 30 ही सेक्शंस हैं हमारे पास। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, सबसे पहले तो सेक्शन 3 याद रख लेना। ये पूरा चैप्टर ही बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की बात कर रहा है। सेक्शन 3 डील कर रहा है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। ये जो स्पेशल जजेस हैं ये कौन होते हैं, पहले समझना इस चीज को। जो सेशन जजेस होते हैं ना, वही स्पेशल जजेस होते हैं। ध्यान से समझिए, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तो जेएमआईसीज होते हैं, फिर सीजेएम साहब हो गए, ठीक है। उससे ऊपर क्या होती है, एडीजे साहब हो गए, या फिर सेशन डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि सेशन जज साहब हो गए। तो ये तो एक ही कैडर के हैं ना सभी। तो यहीं से किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को क्या किया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ स्पेशल जज। सेशन जज या एडीजे को क्या बना दिया, स्पेशल जज। कोई और पर्सन नहीं है, वही स्पेशल जज है। कौन अपॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट कौन करता होता है, कौन नोटिफाई करेगा कि दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल जज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो यहां पे याद रखना, वो जो स्पेशल जज बना दिया है, पहले वो सेशन जज हुआ करते थे, एडीजे साहब हुआ करते थे, बट अब उसको क्या बना दिया, स्पेशल जज। तो अब वो सेशन जज नहीं है, समझना इस चीज को। भले ही वो पोस्ट उसी को होल्ड कर रहे हैं अभी भी, बट अभी उनका नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ पे वो चेंज कर दिया। अब वो क्या हो गए, सेशन जज हो गए हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है, इस एक्ट के पर्पसेस के लिए। अभी आगे देखना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय notification in the official gazette appoint as many special judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offenses, namely इन offenses के ट्रायल को करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी सेशन जज को स्पेशल जज बनाया जा सकता है। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हुआ एज अ सिविल जज, मान के चलते हैं एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन आपकी अपॉइंटमेंट हुआ, तो जब आपको मजिस्ट्रेट बनाया जाता है तो हाई कोर्ट की तरफ से एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता होता है कि मैं इस पावर के अंडर इसको मजिस्ट्रेट की पावर दे रहा हूं। और अगर आपको मजिस्ट्रेट, आप हो तो वही थे ना, पहले सिविल जज थे, बट जब आप मजिस्ट्रेट का काम करते हो तो सिविल जज की स्टैंप थोड़ा ना लगती है उस ऑर्डर के नीचे, तब लगेगी जेएमआईसी की स्टैंप उस ऑर्डर के नीचे। तो यहाँ पे उसका पूरा वो चेंज कर दिया, यानी कि जब इस एक्ट में ऑर्डर पास करेंगे तो वो स्टैंप कौन सी लगनी है वहां पे, स्पेशल जज की लगनी है। अभी आते हैं आगे इसमें, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस पनिशेबल होगा उसका ट्रायल कौन करेगा, उसका ट्रायल करेंगे स्पेशल जजेस। any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abatement of any of the offenses specified in clause A, क्लॉज ए में कौन से ऑफेंसेस थे, इस एक्ट वाले ऑफेंसेस। तो इट मींस इस एक्ट में किसी ऑफेंस का कमीशन हो रहा है, कौन ट्रायल करेगा, स्पेशल जज। उन ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी, उन ऑफेंसेस की अटेम्प्ट, उन ऑफेंसेस की अबेटमेंट कौन करेगा,
स्पेशल जज, स्पेशल जज के पास ट्रायल चलना है। स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। वो डिपेंड करता है ना कि कौन से उसमें है एरिया में, उसके अकॉर्डिंगली किसके लिए अपॉइंटमेंट हो रही है। किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए और एरियाज के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज। अब कहते हैं स्पेशल जज किसको बनाया जाएगा, आपको पहले ही पता है। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड, कहते हैं उसको नहीं बनाया जा सकता अंडर दिस एक्ट अनलेस, जब तक कि क्या नहीं होगा, ही इज और हैज बीन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 3 लोगों को बनाया जा सकता है, एक ही वो हो गया। मतलब सीजीएम से ऊपर वाली जो पोस्ट होगी इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है JM2C, हायरार्की बता रहा हूँ, JMIC, फिर होता है सीजीएम साहब क्रिमिनल साइड पे। इससे ऊपर ये मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, इससे ऊपर आती है एपिलेट कोर्ट। सबसे पहले आती है असिस्टेंट सेशन जज, फिर आता है एडिशनल सेशन जज, फिर आता है सेशन जज। बहुत सी जगह पे असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट होती नहीं है, बहुत सी जगह पे JM2C की पोस्ट होती नहीं है। तो जनरली हमें ये 2 मिलेंगी, बट अगर कहीं पे असिस्टेंट सेशन जज साहब भी हैं तो फिर ये सभी लोगों को क्या बनाया जा सकता है, स्पेशल जज बनाया जा सकता है। कौन से वाले लोगों को ध्यान से समझना, इफ ही इज, अगर वो सिटिंग मतलब सिटिंग एडीजे है, सिटिंग सेशन जज है या सिटिंग असिस्टेंट है, तभी भी और क्या लिखा था, ही इज और हैज बीन। अगर वो रिटायर्ड भी है वापिस से अपॉइंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। इफ ही इज और हैज बीन अ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, इसको क्या बनाया जा सकता है, स्पेशल जज। ठीक है, सेशन को कन्वर्ट किया जा रहा है स्पेशल में, यानी कि ये जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं, ये वाली CGM, JMIC, JM2C, ये कभी भी PC एक्ट के केसेस में डील नहीं करेंगे, क्योंकि इनको स्पेशल जज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे आइए। सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस। अब देखिए कि कौन कौन से केसेस हैं जिसका ट्रायल कर रहा है कौन, स्पेशल जजेस कर रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, BNSS या फिर CRPC में कुछ भी लिखा हुआ है, और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग एनफोर्स, किसी और लॉ में कुछ और लिखा हुआ है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, कौन से ऑफेंसेस थे सबसेक्शन 1 में, वो सारे जो कमीशन कर दिया, जो अटेम्प्ट, ये वो सारे कवर हो गए। यानी कि इस एक्ट में अगर हम कोई भी ऑफेंसेस कर रहे हैं, शेल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ऑल दी केसेस आर ट्राइबल बाय ओनली एंड ओनली स्पेशल जज। और स्पेशल जज कोई और नहीं होता, कौन होता है, सेशन जज साहब को बनाया जा सकता है, एडिशनल सेशन जज साहब को बनाया जा सकता है, असिस्टेंट सेशन जज साहब को बनाया जा सकता है। कौन बनाता होता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही ट्रायल करेंगे और कोई ट्रायल नहीं कर सकता। यानी कि ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल जज, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल जज। Every offense specified in subsection 1 of section 3 shall be tried by the special judge for the area within which it was committed, or as the case may be by the special judge appointed for the case, or where there are more special judges than one for such area, by such one of as may be specified in this behalf by the central government। जितने भी केसेस हैं इस एक्ट में जो स्पेशल जज अपॉइंट हुए हैं, अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए तो वो स्पेशल जज ट्रायल करेंगे, अगर पर्टिकुलर एरिया के लिए तो जिसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है वो ट्रायल करेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से बिहाफ पे बोला हुआ है वो स्पेशल जज साहब क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। बट ट्रायल सिर्फ होगा स्पेशल जज साहब के पास। आगे देखिए, व्हेन ट्राइंग एनी केस अ स्पेशल जज मे ऑल्सो ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट, any offense other than the offense specified within section 3 within which the accused may under the code of criminal procedure be charged at the same trial, very important। अब जब आपने कोई offense commit कर दिया सपोज करप्शन के उसमें, तो वो तो यहाँ पे ट्रायल होगा ही होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है उस ऑफेंस के साथ आपने कुछ और ऑफेंसेस कर दिए जो अदरवाइज ऑफेंसेस है कहाँ पे, BNS में,
तो बीएनएस वाले में जो बाकी के ऑफेंसेस है उसका भी ट्रायल यहाँ पे कौन करेगा? स्पेशल जज। ये नहीं बोलेंगे कि अदरवाइज तो इसका ट्रायल जो है वो जेएमआईसी के पास चलता था तो आधा वाला ट्रायल जेएमआईसी को दे दो और सिर्फ पीसी वाला जो ट्रायल है वो स्पेशल जज को दे दो। पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो कहाँ चलने वाला है? स्पेशल जज साहब के पास चलने वाला। आपको याद है जब हम बीएनएसएस पढ़ते थे, हम उसमें 174 सेक्शन में हमने ये चीज पढ़ा कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ना, अगर पार्ट ऑफ द ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड पार्ट ऑफ द नॉन, पूरे को क्या मान के चलते हैं? कॉग्निजेबल वाला। इसी तरह से अगर पार्ट ऑफ दी पीसी आ रहा है और बाकी छोटे और भी ऑफेंसेस आ रहे हैं तो पूरे को हमने पीसी वाला ऑफेंस मान के चलना है। मतलब ट्रायल के पर्पसेस के लिए वही सेशन जब जज साहब इसका क्या करेंगे? ट्रायल करेंगे। प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड as far as practicable on day-to-day basis, and an endeavor shall be made to ensure that the said trial is conducted within the period of 2 years. This is important. Within the period of 2 years. आगे देखना इस रूल की बट कुछ दो प्रोवाइजो हैं, उसके ऊपर आते हैं। प्रोवाइजोज आर मोर इंपॉर्टेंट। पहले तो आप ये याद रख लेना, जितने भी ट्रायल है वो कहते ट्रायल के लिए जैसे प्रोसीजरल पार्ट होता है ना, हमें दिया होता है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन बीएनएसएस, उसमें जो भी लिखा है हमें नहीं फर्क पड़ता। ये वाला जब ट्रायल करेंगे ना स्पेशल जज साहब, ये ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चलने चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, डे टू डे बेसिस पे चलेंगे। प्लस याद रखना कि इस ट्रायल को हमने विद इन हमने सारी वो कोशिश करनी है स्पेशल जज साहब ने कि मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, यानी कि जजमेंट आ जानी चाहिए 2 इयर्स। ये अब आप खुद से समझिए, प्रीलिम्स में पूछना बनता है। स्पेशल जज जो है वो अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 4 में जो आपको ये दे दिया इन्होंने कि 2 इयर्स में उसका डिस्पोजल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। लिख लेना, सर्कल कर लेना अपने बेरेक में। बट प्रोवाइजो, दिस इज सब्जेक्ट टू दिस प्रोवाइजो दैट वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द सेड पीरियड, यानी कि जब 2 साल में कंक्लूड नहीं हो पाएगा, द स्पेशल जज शेल रिकॉर्ड रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो। अगर नहीं हो पाता तो स्पेशल जज साहब को रीजंस लिखने पड़ेंगे क्यों 2 साल में इसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाया। आगे देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय सच फर्दर पीरियड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 months एट अ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 months एट अ टाइम। सो हाउएवर दैट the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। 4 years in aggregate, यानी कि जो बेसिक पीरियड है मेरे पास कितना है? 2 years। मैं 2 years में ट्रायल कंक्लूड नहीं कर पाया तो मुझे रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग में। मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा कि मैं इन रीजंस के कारण से ये नहीं कर पाया इसको ट्रायल को, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। बट एट अ टाइम मैं कितने मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर पाऊंगा? मैक्सिमम 6 months के लिए। अब सपोज मैं ये 6 months में भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं इसको फिर फर्दर 6 months के लिए एक्सटेंड कर दूंगा। मतलब मेरे पास 6 + 6 करके एक्सटेंड करने का पावर है, बट दैट कैन बी मैक्सिमम। ये जो टोटल आएगा ना, मैक्सिमम कितना होगा? 4 years इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग दिस 2 years। और ये जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं यानी कि 4 बारी से ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। 4 साल में तो मुझे फिर उसको कंक्लूड करना ही करना है। क्लियर हो गया यहां तक आपको? ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है पीसी वाले केसेस को कंक्लूड करने का, दैट इज 2 years। और अगर एक्सटेंड करते हैं रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? एट अ टाइम, एक बारी में 6 महीने एक्सटेंड कर सकता हूं, बट मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूं? 4 साल तक। और इस 4 साल में जो प्रीवियसली 2 years थे वो वाले इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो 6 + 6 करके हम इसको एक्सटेंड करेंगे। कहीं लिख लेना अपने बेयर एक्ट में। आगे आइए, सेक्शन 5, सेक्शन 3 was important, सेक्शन 4 was important, सेक्शन 5 very important। 3, 4 तो important था ही था, सेक्शन 5 is the most important। सेक्शन 5 is the most important। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जजेस। जैसे आपको याद है हम बीएनएसएस जब पढ़ते होते हैं तो हम वहां पे पावर पढ़ते होते हैं, पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में क्या कर पाएगा। फिर प्रोसीजर भी पढ़ते होते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलती होती है। तो ऐसे में बताया हुआ है आपको, कहता है कि क्या पावर होने वाली है अब इन स्पेशल जजेस के पास। पावर देंगे तभी तो वो ट्रायल में वो यूज करेंगे।
और क्या प्रोसीजर रहने वाला है जब ट्रायल इनके पास चलने वाले हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा? अपॉइंटमेंट पढ़ा, किसका? स्पेशल जजेस का। टिप्स पे याद रख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। फिर सेक्शन 3 के बाद 4 में हमने क्या पढ़ा? कौन सी स्पेशल जज? ट्रायबल बाय स्पेशल जज, उसके ट्रायल की वो बता रहा है आपको। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं? वो जब ट्रायल कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में, ट्रायल की ड्यूरेशन में क्या पावर होगी और क्या प्रोसीजर उसका रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। अ स्पेशल जज मे टेक कॉग्निजेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको याद है जब हम सीआरपीसी पढ़ते होते हैं, सीआरपीसी में 193 सेक्शन हमारे पास होता है। जब हम बीएनएसएस पढ़ते होते हैं, बीएनएसएस में हमारे पास 213 सेक्शन है, 213 सेक्शन है, 210 के बाद 213 में या 193 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है जितने भी मैटर्स होते हैं क्रिमिनल, उसका कॉग्निजेंस कौन लेता होता है? सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस की पावर किसके पास है? मैजिस्ट्रेट। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बहुत इजी होता अभी हमारे लिए। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, घर पे खोल के देखना उस बेयर एक्ट को। 213 जब आप इसका निकालोगे तो वहां पे लिखा हुआ है जितने भी मैटर्स होंगे, इवन मर्डर हो गया, मर्डर का जो कॉग्निजेंस है वो कौन लेंगे? सिर्फ मैजिस्ट्रेट साहब, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। उस कॉग्निजेंस को लेने के बाद इंक्वायरी करेंगे कौन? वही मैजिस्ट्रेट साहब। कॉग्निजेंस ले लिया तो इंक्वायरी स्टेज पे है ना पूरा। इंक्वायरी जब खत्म हो जाएगा, ट्रायल के लिए क्या कर दिया जाता है? कमिटल कर दिया जाता है। ट्रायल के लिए कमिटल कर दिया जाता है कहां पे? सेशन जज साहब के पास। ऐसा होता है। यानी कि हमने वहां पे ये पढ़ा, किसी भी मैटर में, चाहे वो ट्राइबल बाय सेशन जज है या फिर नॉट ट्राइबल बाय सेशन जज है, सेशन जज कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता। बट 213 में वहां पे इटसेल्फ लिखा हुआ है एक्सेप्शंस। आपको एक्सेप्शंस की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। और इस एक्ट में हमें, दिस एक्ट मतलब बीएनएसएस में, बीएनएसएस में वो डेफामेशन ऑफ हायर डिग्निटरीज हमने पढ़ा था। दैट इज एन एक्सेप्शन की जहां पे सेशन जज साहब डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रहे हैं। फिर हमने एडिशनल प्रोसिक्यूशन आगे चल के पढ़ा था। ओनली 2 ही सिचुएशन है पूरे बीएनएसएस में, सीआरपीसी में, जहां पे सेशन जज साहब जो हैं वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेते होते हैं। इसके अलावा 213 में ही इटसेल्फ लिखा हुआ है या फिर किसी और एक्ट में अदरवाइज प्रोवाइडेड है। और एक्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स भी लिखवाए थे, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको उसमें वो लिखवाया होगा, एनडीपीएस लिखवाया होगा, पीसी एक्ट लिखवाया होगा। पीसी एक्ट में अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्शन 5 हमें स्पेसिफिकली बता रहा है अ स्पेशल जज। स्पेशल जज होता कौन है? बेसिकली सेशन को ही तो बनाया जा रहा है ना। तो सेशन जज जब इन दी कैपेसिटी ऑफ स्पेशल जज काम करते हैं इस एक्ट में, तो वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रहे हैं। यानी कि जब ये ऑफेंस कमिट हुए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, तो नीचे वाली कोर्ट के पास नहीं जाना है। डायरेक्टली कॉग्निजेंस के लिए चार्जशीट वगैरह कहां फाइल हो रही है? स्पेशल जज के पास हो रही है। आपके पास अगर कल को आती भी है ना पीसी कोर्ट की चार्जशीट, आप बोलोगे अरे मेरे पास थोड़ा ना इसमें कॉग्निजेंस लेने की पावर, ये तो स्पेशल जज साहब लेंगे, जो स्पेशल कोर्ट है वहां लेके जाइए। वैसे तो उनको पता होता है, डायरेक्ट वहीं लेके जाते हैं। आपको समझ आ रहा है? हम वहां पे 213 की जब एक्सेप्शंस लिखते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो अंडर बीएनएसएस 2 एक्सेप्शन लिखा करते हैं। अंडर अदर लॉज जो लिखा करते हैं उसमें से एक एक्सेप्शन है पीसी एक्ट। और जितने भी अदर लॉज हैं वहां पे सेशन जज काम करते हैं इन दी कैपेसिटी ऑफ स्पेशल जज। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा हुआ है। अ स्पेशल जज मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल। भले ही अभी ट्रायल के लिए कमिट नहीं हुआ, अदरवाइज तो कमिटल से वो लेते होते थे ना। ट्रायल जब चलता था सेशन के पास, कमिटल से चलता था हमेशा। एंड इन ट्राइंग द एक्यूज्ड पर्सन शेल फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय द सीआरपीसी फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दिया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि यहां तो कंफ्यूजन होती है ना। अब समझिए, अब हमने जब ट्रायल पढ़ा हुआ है बीएनएसएस में, 4 तरह का बेसिकली हम ट्रायल पढ़ते होते हैं। पहले पढ़ते हैं ट्रायल बिफोर सेशन जज, उसका अलग प्रोसीजर हमें दिया है। फिर जो मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल चलता है वो 2 तरह से पढ़ते हैं, वारंट केसेस में और अदरवाइज देन नॉन वारंट, यानी कि कंप्लेंट केसेस वगैरह में। पुलिस रिपोर्ट से आ रही है आपके पास या कंप्लेंट केसेस से, 2 अलग अलग पढ़े थे ना हमने। तो उस वाले में वो कहता है भले ही यहाँ पे ये स्पेशल जज साहब के पास ट्रायल चलना है,
प्रोसीजर हम वो स्पेशल सेशन जज वाला नहीं फॉलो करेंगे ट्रायल में, हम कौन से वाला फॉलो करेंगे? प्रोसीजर हमने फॉलो करना है जैसा कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट होता है, वो हमने प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको प्रीलिम्स में लिखेगा वो कि ट्रायल में जो स्पेशल जज है कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर बिफोर दी सेशन जज वाला, प्रोसीजर बिफोर दी ये वाला क्या नाम है मैजिस्ट्रेट के सामने वाला वारंट केसेस में, प्रोसीजर बिफोर दी मैजिस्ट्रेट सम्मन्स केसेस में अलग से लिख देगा, तो वारंट वाला है, याद रख लेना टिप्स पे, ठीक है। वारंट केसेस में जो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीजर फॉलो होता है वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ये पेपर में पूछ लेगा, मैं इसलिए ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कंफ्यूजन भी इसमें ऑब्वियस ही बात है ना, स्पेशल जज सबको पता लग जाता है जब हम एक बार ही पढ़ लेते हैं कि हाँ स्पेशल जज तो सेशन जज ही है, और जब प्रोसीजर पढ़ लिया तो हमें लगता है हाँ सेशन जज वाला ही तो प्रोसीजर होगा, ऑब्वियस ही बात है। बट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वारंट केसेस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट वाला प्रोसीजर इस पे लगता है। अब बहुत रिपीट करने का मतलब है कि इसको टिप्स पे याद रख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अ स्पेशल जज may with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to or an offense tender a pardon। ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पार्डन को टेंडर कर सकते हैं टू सच पर्सन ऑन कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ होल सर्कमस्टांसेस विद इन हिज नॉलेज रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसर्न्ड वेदर एज अ प्रिंसिपल और अ बेटर in the commission thereof, and any pardon so tender shall for the purposes of subsection 1 to 5 of 308 of the Code of Criminal Procedure be deemed to have been tender under section 307 of that code। CRPC में BNSS में हम pardon की provisions पढ़ते हैं ना, वहां पे हमें 307 और 308 सेक्शन दिया हुआ है पार्डन के लिए। पार्डन याद है ना आपको, हम पढ़ चुके हैं। हाँ, BNSS में कहा है 343, 343 और 344 में दिया हुआ है पार्डन। पार्डन का मतलब है जब आप अदरवाइज केस में आपके पास प्रॉपर एविडेंस है नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम सबको एक्विट करें, एक को हम सरकारी गवाह बना लेते हैं कि मैं आपको माफी दे दूंगा, पार्डन कर दूंगा, बट सच सच बताइए क्या हुआ था क्या नहीं। सरकारी गवाह बना लिया उसको, अप्रूवर जिसको हम कह देते होते हैं, ठीक है। अब उसने ट्रू डिस्क्लोजर कर दिया उसका। अब ये मान के चलेंगे वहां पे 344 है बेसिकली सेशन के सामने जो पार्डन होता है, तो मान के चलेंगे कि वो जो 343 की जो कंप्लाइंस है वो सारी हो रही है। डिटेल प्रोसीजर तो हमें 343 में दिया हुआ है ना बेसिकली, कि क्या क्या कैसे होगा, फिर उसको अगर वो जेल में है तो बेल नहीं मिलेगी, वो सारा कहता है कि पार्डन के लिए CRPC ही लगना है, बस आप इतना याद रख लो। पार्डनिंग पावर है ये किसकी, स्पेशल जज की। आप हेडिंग बनाना है, ऐसा करना यहाँ पे ना, याद रह जाएगा। इसमें सबसे पहले में लिखना कॉग्निजेंस बाय स्पेशल जज, स्पेशल लिखना पूरा, SJ मत लिखना कहीं सेशन जज रह जाए उसमें, है ना। कॉग्निजेंस बाय स्पेशल जज ये लिखना, पार्डन बाय स्पेशल जज, यहाँ पे पार्डन किया जा रहा है बाय स्पेशल जज। सब सेक्शन भी याद रख लेना, सेक्शन 5 तो याद रखोगे, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ये भी डिटेल में याद रख लेना। कहीं आपसे इतना ही पूछ ले, बताओ पार्डनिंग पावर स्पेशल जज की कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस सबसेक्शन 1 and 2 द प्रोविजंस ऑफ, वो कहता है यहाँ जो हमने लिख दिया तो इट इज सेव्ड, इट विल प्रिवेल ओवर BNSS CRPC, ये तो प्रिवेल करेगा, बट इसके अलावा द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शेल so far as they are not inconsistent with this act, अगर CRPC BNSS की जो provisions है they are consistent with this act, तो obvious सी बात है that law will be applicable। आपको याद है ना जब हमने BNSS किया था कि जितने भी स्पेशल लॉ होते हैं, जितने भी लोकल लॉ होते हैं, वो प्रिवेल कर जाते हैं ओवर जनरल लॉ। CRPC BNSS एक जनरल लॉ है और ये जो PC एक्ट है ये स्पेशल लॉ है, एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे जो प्रोसीजर हमें दे दिया तो दैट प्रोसीजर विल प्रिवेल ओवर BNSS, और अगर कुछ यहाँ पे प्रोसीजर नहीं दिया हुआ उसको, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर आ जाएगा, उसके लिए हम BNSS को रेफर करेंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ये लिख दिए दोनों, यहाँ तो आपको कॉग्निजेंस का दे दिया कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, बट BNSS में लिखा है कि स्पेशल जज साहब यानी कि सेशन जज डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हुए, तो इसको हमने ऊपर रखना है क्योंकि एक्सेप्शन हो जाएगा, ये प्रिवेल करेगा। इसी तरह से पार्डनिंग वाले को ऊपर रखेंगे, स्पेशल जज साहब पार्डन कर पा रहे हैं वहां पे। इसके अलावा पूरा का पूरा BNSS CRPC अप्लाई हो जाएगा प्रोसीजरल पार्ट के लिए।
apply to the proceedings before the special judge, and for the purposes of the said provisions, the court of special judge shall be deemed to be court of session, and the person conducting a prosecution before special judge shall be deemed to be public prosecutor. याद रखना ये दो चीजें. पूरा जब हम BNSS पढ़ते हैं, CRPC पढ़ते हैं, वहां पे जो टर्म यूज किया हुआ है वो क्या यूज किया हुआ है? सेशन जज. स्पेशल जज तो नहीं लिखा कहीं पे भी BNSS में. तो कहता है जब हम उसके ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं ना CRPC BNSS, तो जहां जहां पे भी सेशन जज लिखा हुआ है उसको हम क्या पढ़ेंगे? एक तरह से स्पेशल जज पढ़ेंगे. कि कहने का मतलब है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ये जो स्पेशल जज है इनको हमने CRPC अप्लाई करते हुए सेशन जज के इक्वल पढ़ के चलना है, तभी तो अप्लाई होगा ना. नहीं तो आप बोलोगे वहां तो सेशन जज लिखा हुआ है, ये तो स्पेशल जज है, तो कैसे इसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई हो रही है? ठीक है. फिर जो जो भी ऑफिसर स्पेशल जज साहब के सामने, जो सरकारी वकील होगा जो स्पेशल जज साहब के सामने प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उसको हम मान के चलेंगे ही इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, आगे आ जाइए. सेशन जज नहीं, डीम्ड नहीं, स्पेशल जज को मान के चलेंगे कि वो सेशन जज है फॉर द पर्पसेस ऑफ BNSS. ये तो लिखा हुआ है, ये देखो. फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेड प्रोविजन द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज शेल बी डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन. उसको कोर्ट ऑफ सेशन मान के चल रहे हैं, और जो भी ऑफिसर उसके सामने प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है उसको PP मान के चल रहे हैं. ठीक है. कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए ये कोर्ट है किसकी? स्पेशल जज की कोर्ट है. PC का मैटर चल रहा है एक. अब सपोज कीजिए मुझे CRPC की कोई प्रोविजन लगानी है, CRPC की सपोज एडिशनल प्रोसिक्यूशन की प्रोविजन लगानी है, या कोई और प्रोविजन अप्लाई करनी है पूरे CRPC में से. ठीक है, जैसे समनिंग या फिर वो कुछ भी चीज, कोई एविडेंस करवाना है या कुछ भी प्रोविजन लगा रहा हूं CRPC की. वहां पे जब हम वो पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है सेशन जज. तो कल को ये क्वेश्चन मार्क लग सकता है ना, डाउट आ सकता है कि ये जो CRPC है वहां तो सेशन जज लिखा हुआ है, पर ये जो कोर्ट है ये तो स्पेशल जज की कोर्ट है. तो हम कहते हैं जब इस कोर्ट में CRPC को फॉलो किया जाएगा प्रोसीजर के लिए, तो ये स्पेशल जज को हम मान के चलेंगे वो सेशन जज ही है, तभी वो जो CRPC है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. और जो भी ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन वो PP मान के चला जाएगा. आगे आइए. इन पर्टिकुलर and without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection 3, the provisions of section 326 and 475 of the Code of Criminal Procedure shall so far as may be apply to the proceeding before special judge, and for the purposes of said provisions a special judge shall be deemed to be magistrate. ये लिखो 326. अभी BNSS का कौन सा सेक्शन है? 326 is 365. 365 में हमें क्या दिया हुआ है? एविडेंसेस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट, पार्टली रिकॉर्डेड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट. 365 पार्टली बाय वन मैजिस्ट्रेट, पार्टली बाय अदर मैजिस्ट्रेट. वहां पे लिखा हुआ है एविडेंस अगर पार्टली बाय वन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड हो रहे हैं, पार्टली बाय अनदर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड हो रहे हैं. और जो 475 है उसके आगे लिख देना 521 ऑफ BNSS. 521 ऑफ BNS, उसमें लिखा हुआ है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर, डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर पर्सन लाइबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल. डिलीवरी टू द कमांडिंग ऑफिसर पर्सन लाइबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल होता है ना आर्मी की प्रोसीडिंग्स, आपने अपना वो कमांड वगैरह का डिसओबे किया, आपके अगेंस्ट कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. तो ये जो सेक्शन है 521 या 475, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ 520, क्या लिखा है मैंने आपको? 521 या 476, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसा मैटर आता है जो वो खुद भी ट्रायल कर सकता है, बट वो जो मैटर है वो कोर्ट मार्शल का मैटर है, यानी कि आर्मी के उसमें भी है, तो मैजिस्ट्रेट हमेशा वो कमांडिंग ऑफिसर को रेफर कर देगा. वहां पे टर्म क्या यूज किया हुआ है? मैजिस्ट्रेट. ठीक है. ऐसे ही जब एक मैजिस्ट्रेट ने कुछ एविडेंसेस पार्टली रिकॉर्ड किए, तो जो दूसरा मैजिस्ट्रेट आ रहा है पार्टली वो रिकॉर्ड कर लेगा प्रोसीडिंग्स को. ये थोड़ा ना कि पुरानी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी. यहाँ पे टर्म क्या यूज किया हुआ है? मैजिस्ट्रेट. सेक्शन कौन से हैं ये? BNSS के, CRPC के. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी होगी स्पेशल कोर्ट में,
यानी कि जो स्पेशल जज है पार्टली उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड की, उसके बाद ट्रांसफर हो गई और पार्टली के लिए दूसरे स्पेशल जज साहब आ रहे हैं, तो वो कहता है उसके लिए सेक्शन लग जाएगा 326 किसका, सीआरपीसी का, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली फिर माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग उसी तरह से चलेगी और माना जाएगा डीम टू बी मैजिस्ट्रेट। यानी कि ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है पीसी एक्ट के ऊपर, और जब ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेक्शन तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वहां तो मैजिस्ट्रेट यूज किया हुआ है। उस स्पेशल जज को हम मान के चलेंगे कि अगर वो मैजिस्ट्रेट होता तब ये सेक्शन जैसे अप्लाई होता अभी भी उसी तरह से उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। पीसी एक्ट में आर्मी से रिलेटेड कोई करप्शन केस आता है तो अगर कुछ भी उस पर ऐसी भी प्रोसीडिंग्स है कि आप पीसी में भी चला सकते हो उसको, और उसका जो है कोर्ट मार्शल की भी प्रोसीडिंग्स चलनी बनती है उस मैटर के ऊपर, तो आप उसको कमांडिंग ऑफिसर को क्या कर दोगे, रेफर कर दोगे। अदरवाइज वो कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता होता है। तो यहाँ पे भले ही मैजिस्ट्रेट नहीं भी लिखा हुआ, आप मैजिस्ट्रेट नहीं हो, आप तो स्पेशल जज हो, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 475 या 521 ऑफ बीएनएसएस आपको मान लिया जाएगा डीम टू बी मैजिस्ट्रेट, सिर्फ इस पर्पस के लिए ताकि आप कमांडिंग ऑफिसर को, वो पर्सन को रेफर कर पाओ फॉर दी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स। क्लियर हो गया ये भी आपको, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल जज मे पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्शन बाय हिम एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड। आप ये किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं, बस वो ऑथोराइज्ड बाय लॉ होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना रेड विद सेक्शन 18A। A special judge while trying an offense punishable under this act shall exercise all the powers and functions exercisable by district judge under the criminal law amendment ordinance 1944। आप पहले तो ये याद रखना ये 1944 की ऑर्डिनेंस है क्या। 1944 की जो ऑर्डिनेंस है वो डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दे रही है वहां पे किस चीज के लिए, किसी के एसेट्स को फ्रीज करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। जो ये करप्शन वाले केसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी जिसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग बन रहा है, वो अलग बात है। जैसे अगर हम ये बात करें अमनदीप कौर की, हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जो हेड कांस्टेबल, सीनियर हेड कांस्टेबल रही पंजाब पुलिस में, तो उनके ऊपर जब वो केस चला उन्होंने देखा कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी महंगी महंगी वॉचेस हैं, इतनी प्रॉपर्टी है जो कि जो उसकी इनकम है उससे ज़्यादा है वो, तो दैट प्रॉपर्टी जो उसकी इनकम से ज़्यादा है, जिसकी वो सेटिस्फैक्टरली बता भी नहीं पा रही है कि सोर्स ऑफ दैट इनकम क्या है या सोर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज अनअकाउंटेबल प्रॉपर्टी। और अगर वो अनअकाउंटेबल प्रॉपर्टी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बैंक अकाउंट में अगर ज्यादा पैसे हैं उसकी इनकम से, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। और ये पावर किसके पास है, फ्रीज वगैरह करने की पहले हुआ करती थी ये पावर किसके पास, ऑर्डिनेंस एक्ट आया, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास पावर हुआ करती। इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास पावर है फ्रीज करने की और अदरवाइज उसके एसेट से डील करने की। तो हम ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के पर्पसेस के लिए वो जो स्पेशल जज है वो पावर्स यूज करेगा। देखो, स्पेशल जज वाइल ट्राइंग द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय डिस्ट्रिक्ट जज अंडर द ऑर्डिनेंस। यानी कि अब ये स्पेशल जज साहब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो एसेट्स वगैरह को फ्रीज कर सकते हैं। अपने बेयर एक्ट में ना ऐसे एरो बना के लिखिए जहां पे जगह है, थोड़ा ज्यादा लिखवा रहा हूं, एरो बना के लिखना जहां पे भी जगह है आपके बेयर एक्ट में। द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग मैं लिख देता हूं, आप देख लेना, यहां लिखना इस तरह से, द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग criminal law amendment ordinance 1944 is to freeze, attach and prevent the disposal of money, prevent the disposal of money or property, disposal of money or property, proceeds
सॉरी प्रॉपर्टी प्रिक्योर्ड थ्रू करप्शन, ब्राइबरी, प्रिक्योर्ड थ्रू करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल क्राइम्स, ये जो हमने पैसा यहाँ पे ब्राइबरी से, करप्शन से पैसा या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है, इस एक्ट, इस ऑर्डिनेंस को लाने का क्या पर्पस था? इसको फ्रीज करना, इसको अटैच करना और प्रिवेंट करना सामने वाले को कहीं वो डिस्पोजल ना कर दे उस प्रॉपर्टी का। कल को प्रोसीडिंग्स चलनी है, इसी के बेसिस पे तो चलाना है हमने पूरा केस। तो इसको, ये पावर किसके पास है इस ऑर्डिनेंस में? डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास पावर है। बट अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की पावर है, हम मान के चलेंगे इस एक्ट में स्पेशल जज साहब के पास भी है। 18A निकालिए अपने बेयर एक्ट में, 18A, सेक्शन 18A क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखिए, प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 टू अप्लाई टू अटैच अंडर दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट में ये जो ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस है, अटैचमेंट वाली भी जो हम आगे चलेंगे यहाँ पे वो अप्लाई होने वाली है। यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये अप्लाई होता है पीसी एक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को माना जाता है कि वो स्पेशल जज साहब ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, सेम पावर वहां से हम उनके ऊपर दे रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला भी? आगे आइए, क्योंकि पूछ लिया जाएगा आपसे प्रीलिम्स में। पावर टू ट्राई, सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं हम। हमने अभी कौन कौन से सेक्शंस पढ़े? हमने सेक्शन 4 पढ़ा। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट है, सेक्शन नहीं 3 में, सेक्शन 3 से 2 में डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले 3 पढ़ा, 3 में क्या है? अपॉइंटमेंट है किसकी? स्पेशल जज साहब की। कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। फिर हमने 4 पढ़ा, 4 में क्या है हमारे पास, बताइए? ट्राइबल की कौन ट्राई करेगा? जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उन्होंने ही ट्राई करना है। जितने भी केसेस है ट्रायल किसने करना है? स्पेशल जज ने। फिर अभी हमने 5 पढ़ा, क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है और प्रोसीजर, दो चीजें दी हुई है, एक पावर दिया हुआ है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है। दोनों याद रखना, किसका? स्पेशल जज के पास। उसमें सबसे सबसेक्शन 1 5 का 1 वाला किस चीज की बात कर रहा है? कॉग्निजेंस, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। एक्सेप्शन है ये सीआरपीसी के 193 सेक्शन की, बीएनएसएस के 213 सेक्शन की एक्सेप्शन। जब हम कल को बीएनएसएस का लिखते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी एक्सेप्शन में डालेंगे इस चीज को। और जब आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि आप विद सेक्शन लिख के आओगे। एक नॉर्मल लिखना और पीसी एक्ट के सेक्शन को रेफर करना, आपको एज मिलेगा वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉग्निजेंस पढ़ लिया, फिर मतलब डायरेक्ट वो पढ़ लिया। फिर सेकंड सेक्शन में क्या पढ़ा? सब सेक्शन में पार्डनिंग पावर पढ़ा, वो टिप्स पे याद रखना है। उसके बाद फिर और सेक्शंस हमने पढ़े। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पावर टू ट्राई समरीली, यानी कि समरी ट्रायल की बात हो रही है। समरी ट्रायल हम वहां पे भी तो पढ़ते होते हैं, सीआरपीसी में भी तो समरी ट्रायल पढ़ते होते हैं। तो यहाँ पे भी 283 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं वो सेक्शंस। तो समरी ट्रायल हमने वहां पे भी पढ़ा है, और यहाँ पे भी 260 सीआरपीसी में स्टार्ट होते हैं वो सेक्शंस। तो वो समरी ट्रायल, क्या इन केसेस का भी समरी ट्रायल हो सकता है? सबका नहीं हो सकता, स्पेसिफिक केस दे रखा है जिसका समरी ट्रायल हो पाएगा। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, समरी ऑफ द रिकॉर्ड, प्रोसीडिंग्स नहीं सॉरी, समरी ऑफ द रिकॉर्ड। प्रोसीडिंग्स तो उतनी ही चलनी है जो चलनी है, जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो उसकी समरी की जा रही है। ठीक है, अब आप देखना क्या है, वेयर अ स्पेशल जज ट्राइज एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 of section 3 alleged to have committed by a public servant। वो offense किसने किया है? Public servant ने किया है। In relation to contravention of any special order referred to in subsection 1 of section 12A, section याद रखने की जरूरत नहीं है, of the Essential Commodities Act 1955। Essential Commodities Act के उसमें अगर किसी ने क्या किया हुआ है, पब्लिक ऑफिसर ने वो ऑफेंस किया हुआ है, और एन ऑर्डर रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन, देन notwithstanding anything contained in subsection 1 of subsection 1 of section 5 of this act or section 260 of the code of criminal procedure, the special judge shall try the offense in summary way, and the provisions of 262 to 265 of the said code, यानी कि सीआरपीसी की बात कर रहा है, as far as may apply to such trial। समरी ट्रायल की बात हो रही है, कौन से केस में?
सिर्फ एक केस में, जब पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर क्या कर रहा है वहां पे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वायलेशन में कुछ करप्शन कर रहा है, ठीक है, तब चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पे, समरी ट्रायल चल रहा है। उसमें शेल लिखा है, मैंडेटरी है कि ऐसे केसेस में आप समरी ट्रायल चलाइए। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बीएनएसएस के सेक्शंस लिख लेना, 285 से 288, इसके 285 से लेके 288 तक के सेक्शंस हैं बीएनएसएस के, और ये जो 260 है ये हो गया 283। 283 में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है आपको कि कौन कौन से केसेस में समरी ट्रायल हो सकता है। उस लिस्ट का वो कहता है नॉटविथस्टैंडिंग दैट लिस्ट, ये भी हम समरी ट्रायल करेंगे। सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है हमें नहीं पता चल रहा, हमने समरी ट्रायल करना ही करना है। प्रोसीजर वही रहेगा जो सीआरपीसी वाला है, प्रोसीजर वही रहेगा। अब यहाँ पे दो चीजें आपको टिप्स पे याद रख लेनी है, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एक पब्लिक सर्वेंट। इस केस में क्या चल रहा है, समरी ट्रायल चल रहा है। ये दो चीजें बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, समरी ट्रायल इज समरी ऑफ रिकॉर्ड। समरी ट्रायल इज समरी ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड वहां पे बनाया जा रहा है, एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग या बाकी चीजें, वो होता है समरी ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। प्रोवाइडेड, देखिए प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन it shall be lawful for a special judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। पेपर में आएगा पक्का, पेपर में आएगा पक्का, क्योंकि जो बीएनएसएस है, सीआरपीसी है, उसमें कितना होता है बताइए, 3 months। उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे सकते हो 3 months। वो जो समरी ट्रायल है वो कहाँ पे चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने चल रहे हैं। हम मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे रहे हैं, 3 महीने की। ये कहाँ चल रहे हैं, स्पेशल जज साहब के सामने चल रहे हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट 1 year की, ये पक्का से, क्योंकि देखो ये 3 months वाला भी हमसे पूछा जाता है वहां पे बीएनएसएस में, तो ये आपसे पक्का से पूछ लेगा अगर इजी पेपर डाल रहा है ना, डायरेक्ट वाला। तो समरी ट्रायल में स्पेशल जज साहब मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं, 1 year की पनिशमेंट दी जा सकती है। आगे देखिए, फर्दर प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और in the course of a summary trial under this section it appears to the special judge that the nature of the case is such that the sentence of imprisonment for the term exceeding 1 year may have to be passed। जब ट्रायल चल रहा है ना समरी वाला, उनको लगता है नहीं इसका समरी ट्रायल नहीं चलना चाहिए था, ये तो थोड़ा ज़्यादा इसने वो किया हुआ है, बहुत बड़ा मैटर है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पैसे वगैरह की, इसमें अगर मैं 1 साल की सज़ा देता हूँ तो वो सफिशिएंट ही नहीं होनी है सामने वाले को। उनको लगता है दिस इज़ दी परफेक्ट केस जिसका समरी ट्रायल ना चल के नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रायल चलना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, मे हैव टू बी पास, और दैट इट इज फॉर द अदर रीजंस अनडिजायरेबल, या फिर किसी और रीजन के कारण से इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई द केस समरीली, द स्पेशल जज शेल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड देयर आफ्टर recall any witnesses who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in accordance with the procedure prescribed by the said court for trial of warrant cases by the magistrate। यानी कि अदरवाइज ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, जब इस एक्ट में ट्रायल चल रहे हैं प्रोसीजर कौन सा फॉलो हो रहा है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट। तो वो कहते हैं समरी ट्रायल ना चला के ऑर्डिनरी ट्रायल चला देंगे ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए, बिकॉज इट इज अनडिजायरेबल कि मैं इसमें समरी ट्रायल चलाऊं, जस्टिस नहीं होगा। अल्टीमेट पर्पस क्या है, जस्टिस करना। वो पनिशमेंट इनसफिशिएंट है या कोई भी अदर रीजन है, तो समरी ट्रायल को स्पेशल जज साहब किसी भी स्टेज पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कर दिया तो फिर हम एनी विटनेसेस, भले ही उनका पहले एविडेंस हो चुका है, उनको रिकॉल भी किया जा सकता है, किसी भी विटनेसेस को रिकॉल किया जा सकता है, मैटर को वहीं से सुनना शुरू किया जा सकता है, या फिर रीहियरिंग भी हो सकती है, दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है कि सुनाइए अब इसके ऊपर from the very beginning, notwithstanding anything to the contrary in this act or in CRPC, there shall be no appeal, very important, no appeal by convicted person in any case tried summarily under this section in which the special judge passes sentence of imprisonment not exceeding 1 month and fine not exceeding 2,000 rupees, where or not any order under section 452 of the said code in the is made in addition to such sentence, but
एन अपील शेल लाई वेयर सेंटेंस इज इन एक्सेस अफरसेड लिमिट्स पास्ड बाय द स्पेशल जज। यानी कि वो ये कह रहा है नो अपील जब क्या हुआ है, समरी ट्रायल हुआ है, समरी ट्रायल में नो अपील, अपील नहीं जाएगी। कौन से केसेस में? जब फाइन लगा कितना 2000, नॉट एक्सीडिंग 2000 अप टू 2000, और दूसरी सिचुएशन क्या है, पनिशमेंट कितना हुआ 1 मंथ। इस केस में अपील नहीं जाएगी, इसके अलावा केसेस में अपील जा सकती है। समझे आप? नीचे लिख दिया कि बाकी केसेस में अपील जा सकती है, इस केस में अपील नहीं जाएगी। और ये क्या है, एक 452 सेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या कहता है, वेदर और नॉट एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 452। 452 क्या है हमारे पास? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल खत्म होता है उस समय जो प्रॉपर्टी आपकी सीज की गई है या बाकी चीजें उसके साथ है उसका डिस्पोजल करना। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी वगैरह सीज हो गई थी उसका डिस्पोजल भी कर रहे हैं हम। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉपर्टी का डिस्पोजल साथ में कर दिया तो अब वो अपीलेबल हो जाएगा। अगर समरी ट्रायल हुआ था, भले ही आपने साथ में प्रॉपर्टी का डिस्पोजल भी किया हुआ है, बट अगर पनिशमेंट समरी ट्रायल में अप टू 2000 रुपए का फाइन और 1 महीने तक की सजा मैंने दी है तो दैट इज नॉट अपीलेबल, अपील नहीं जाएगी। हाँ, अगर मैंने सजा दे दिया किसी को 2 महीने का यानी कि 1 महीने से ज्यादा, देन इट विल बी अपीलेबल। ठीक है, तो नो अपील इन समरी ट्रायल इस केस में पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उनको सर्कल कर लेना अपने बेयर एक्ट में और देख लेना पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है कुछ भी नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी आपको इजी लग रहा है ना 2000 और 1 मंथ, जब वहां पे ऑप्शन देगा ना 2000 का 20,000 लिखा होगा या 2000 का 1000 लिखा होगा और 1 मंथ का 2 मंथ्स लिखा होगा, तब इंटर कंफ्यूजन होती है हमें। ठीक है, तो उससे याद रख लेना। कैसे में भी आप ऐसे याद रखना, समरी ट्रायल में 1 ईयर की पनिशमेंट होती है मैक्सिमम, बट यहाँ पे भी 1 मंथ है नो अपील के लिए, 1 इम्प्रिजनमेंट का याद रख लेना ऐसे करके। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे आ जाइए। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट और इंटरेस्टिंग वाला पार्ट भी कह लीजिए स्टार्ट होता है। इससे पहले तो हम अभी पढ़ रहे थे ना कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर होगा ट्रायल के ड्यूरेशन में। अब किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 3 में दिया हुआ है। चैप्टर टिप्स पे याद रखना पड़ेगा आपको। इस एक्ट में 3 से लेके सेक्शन 7 से लेके 16 तक जो सेक्शंस है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। कौन से ऑफेंस की कितनी पेनल्टी होगी, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं यहाँ पे, वो सारी बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। किसी अगर पब्लिक सर्वेंट को हमने ब्राइब किया है, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस जितने भी पीसी एक्ट के ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 7 में तो चलते ही हैं, जो पब्लिक सर्वेंट कमिट कर रहे हैं। जैसे अभी डीआईजी मैंने भुल्लर साहब का आपको बताया, ठीक है, तो उनके ऊपर भी जब ये लगा पीसी एक्ट तो कौन सा सेक्शन लगा? सेक्शन 7 लगा। वो स्क्रैप डील वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सेक्शन 7 है क्या? बेसिकली ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। यहां पे साइड पे लिखना, इसके साइड पे लिखना सेक्शन 7 के टारगेट्स, इट टारगेट्स पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन किसको टारगेट कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट को टारगेट कर रहा है। एग्जाम्पल लिख देना, ऐसे लिख देना एग्जाम्पल, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर केस, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर केस, ब्रैकेट्स में लिख लेना ना स्क्रैप डील केस, स्क्रैप डीलर केस। एक स्क्रैप डीलर होता है, उसने एलिगेशंस लगवाए थे कि ये मेरे से ब्राइब मांग रहा है इतनी इतनी। ठीक है, तो सेक्शन 7 लग जाएगा। अब समझना, जो वो अमनदीप कौर जो कांस्टेबल थी उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगा, उसने ब्राइब थोड़ा ना मांगी है। ध्यान से समझना, उसने क्या किया, वो तो एनडीपीएस में वो कुछ मेरे ख्याल से चिट्टा वगैरह लेके जा रही थी कुछ ज्यादा क्वांटिटी में, तो जो आप वो लेके जा रहे हो तो आप एनडीपीएस में गए ना। बाद में जब इंक्वायरी शुरू होती है तो देखते हैं इसके पास तो इतनी बड़े बड़े एसेट्स हैं, तो वो अनअकाउंटेबल एसेट्स थे जो इनकम से ज्यादा थे। अब इनकम से ज्यादा अगर एसेट्स आप अपने पास रखोगे उसका अलग सेक्शन है, आगे चल के पढ़ते, उसके ऊपर वो सेक्शन लगा। यहाँ पे तो ब्राइब मांगी जा रही है, तो ब्राइब जो मांगेगा ये टारगेट कर रहा है उस पब्लिक
पब्लिक सर्वेंट को। तो जो पब्लिक सर्वेंट है उनको यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि अगर आपने ऐसा किया, उनके ऊपर एक तरह से बार लगाया जा रहा है कि ये चीज नहीं करोगे तो फिर लाइबिलिटी यहां बनेगी। देखिए क्या लिखा है, एनी पब्लिक सर्वेंट हु obtains or accepts or attempts to obtain from any person undue advantage। undue advantage क्या होता है, पढ़ा ना अभी हमने। undue advantage मतलब सैलरी के अलावा कुछ भी ग्रेटिफिकेशन अगर हम ले रहे हैं। undue advantage with the intention, यहाँ पे जो undue advantage लिया है with intention to perform or cause to perform public duty improperly, dishonestly or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant। either by himself या कहता है कि कोई और पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा, इतना मेरे को क्या दे दो, इतना मुझे अनड्यू एडवांटेज दे दो। किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। इंटेंशनली आप ब्राइब मांग रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। फिर सेकंड क्या है, ऑब्टेन्स एक्सेप्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन, यहां तक सेम है। as a reward for the improper dishonest performance of public duty or forbearing to perform such duty either by himself or another public servant। दोनों में क्या है, यहां पे अभी आपने परफॉर्मेंस की नहीं है पब्लिक ड्यूटी की, आपने पहले अनड्यू एडवांटेज ले लिया, इंटेंशनली एडवांटेज लिया कि अगर मैं ये एडवांटेज ले रहा हूं तो मैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करूंगा। यहां पे क्या है, यहां पे आप ड्यूटीज ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, उसके बाद आप एडवांटेज ले रहे हो, उसके बाद सामने वाला आपको रिवॉर्ड कर रहा है कि आपने क्योंकि ऐसा नहीं किया तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं, और आपने फिर उसको रिसीव कर लिया, दैट रिवॉर्ड। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो पहले ले रहे हो ड्यूटी परफॉर्म करने से, बाद में ले रहे हो ड्यूटी परफॉर्म करने के, बोथ आर कवर्ड। और फिर क्या है, परफॉर्म्स और इंड्यूसेस अनदर पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली, डिसऑनेस्टली अ पब्लिक ड्यूटी or to forbearance of performance of such duty in anticipation of, in consequences of accepting any undue advantage from any person। आप क्या कर रहे हो, दूसरे पब्लिक सर्वेंट को अगर कह रहे हो कि ऐसा कर, ठीक है, वो भी फिर लाइबिलिटी बनेगी पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है, तो ये तीनों कवर हो गए। आप ध्यान से देखना, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो 3 साल से लेके 7 साल की सजा हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है। साइड पे लिख लेना ये फाइन वगैरह, क्योंकि कल को आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम से पहले भी रिवाइज करोगे, याद रखने पड़ेंगे। मिनिमम 3 years की पनिशमेंट है, मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट है। ठीक है, फाइन अलग लग जाएगा। फाइन कितना लगेगा, फाइन कैसे डिसाइड करते हैं, वो आगे पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है कि फाइन की अमाउंट कैसे हम डिसाइड करेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए इसी में, explanation 1, for the purposes of this section the obtaining, accepting or attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offense even if the performance of public duty by public servant is not or has not been improper। समझ रहे हो आप? आपको याद है जब हम अबेटमेंट पढ़ते थे BNS में, अबेटमेंट एक ऑफेंस है, मैंने आपको बोला जाके मर्डर कर दो सामने वाले का, आपने नहीं किया, या वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट भी नहीं हुआ, या आपने मना ही कर दिया मैं नहीं करूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, मैं तो अबेटमेंट के लिए फिर भी लाइबल रहूंगा ही रहूंगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ऑब्टेनिंग, एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन, अगर मैं ऑब्टेन, मैंने ब्राइब ले लिया हुआ है, ग्रेटिफिकेशन सामने वाले से ले लिया है, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटीज को भले ही इम्प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर रहा हूं, मैंने परफेक्टली परफॉर्म किया अपनी ड्यूटीज को, तभी भी मैं लाइबल हो जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तभी भी मैं क्या हो जाऊंगा, लाइबल हो जाऊंगा। एंड शेल इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ठीक है, तो दैट रिसीविंग ऑफ ब्राइब इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, भले ही मैं इम्प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट तो बन जाएगा क्योंकि आपको पता है अबेटमेंट में जब वो चीज इंपॉर्टेंट थी तो ये चीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। सेम ही है ऑलमोस्ट, बस नेचर अलग अलग है दोनों का। ठीक है, आगे देखिए इलस्ट्रेशन, इसी की इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, हो सकता है आपसे इलस्ट्रेशन पूछ लिया जाए एज इट इज। अ पब्लिक सर्वेंट S asked a person P to give him an amount of 5,000 rupees to process his routine ration card application on time। उसने सिर्फ अभी डिमांड किया यहाँ पे। ठीक है, S is guilty of an offense under
दिस सेक्शन। अब एक्चुअल में वो करता है नहीं करता, अपनी ड्यूटीज को इम्प्रॉपरली परफॉर्म, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जब रिसीव कर लिया, डिमांड कर दिया, अटेम्प्ट टू रिसीव कर लिया, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। उतना ही चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो गया ना आपको, ये उतना ही चाहिए हमें। आगे देखिए लास्ट एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्स, एक्सेप्ट्स or attempt to obtain shall cover cases where a person being a public servant obtains, accepts or attempt to obtain any undue advantage for himself, चाहे अपने लिए ले रहे हो आप, और for any other person by abusing his position as public servant or by using his personal influence over another public servant or by any corrupt illegal means। आप अपने लिए ले रहे हो, दूसरे पब्लिक ऑफिसर के लिए पैसा ले रहे हो, आप किसी भी तरह से कर रहे हो, कवर हो जाओगे इसमें। ये चीज क्लियर हो गया आपको, कवर हो जाओगे। टारगेट किसको कर रहा है? ये पब्लिक सर्वेंट को। फर्दर देखना, इट शैल बी immaterial whether such person being public servant obtains, accepts or attempts to obtain the undue advantage directly और थ्रू अ थर्ड पार्टी। भले ही आप डायरेक्टली ले रहे हो सामने वाले से पैसा, या बीच में मीडियोकर रखा हुआ है, ब्रोकर रखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने ये चीजें कर दिया तो दैट पब्लिक सर्वेंट विल बी लाइबल। सेक्शन 7, पनिशमेंट 3 से लेके 7 साल। आगे आइए सेक्शन 7A। सेक्शन 7A ये लेटर ऑन ऐड किया गया, लिखा नहीं है। 7 में अमेंडमेंट किया गया था, 7A जो है वो 2000 लिखा नहीं है यहाँ पे, 2018 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया। 7A में लिख लेना टारगेट मिडलमैन। टारगेट मिडलमैन, पनिशमेंट सेम है, टारगेट कर रहे हैं मिडल मैन। मिडल मैन कौन हुआ? ब्रोकर। बीच में आपने कोई सरकारी काम करवाना है तो आप डायरेक्ट उसको, जो सरकारी बंदा है उसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैं पैसा दूंगा मेरा काम कर दो। यहाँ पे एक मिडल मैन रखा हुआ है, ब्रोकर है बीच में, वो आपसे डील करता है, फिर आपकी डील वहां लेके जाता है, ठीक है। तो उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ऊपर जो लाइबिलिटी पढ़ी वो हमने पब्लिक सर्वेंट की लाइबिलिटी पढ़ी है। पब्लिक सर्वेंट तो लाइबल होगा ही होगा ना। अब हम किसकी लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं? जो मिडल मैन बीच में आ रहा है उसकी लाइबिलिटी सेम है। 3 से लेके, लिख लेना, 3 से लेके 7 साल की पनिशमेंट, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स प्लस फाइन। लाइबिलिटी सेम है, बट टारगेट यहाँ पे किसी और को किया जा रहा है। 2018 से ये आया है हमारे पास अमेंडमेंट से, ये भी याद रखना। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, whoever accepts or obtains or attempt to obtain from another person for himself or for other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant by corrupt or illegal means by exercise of his personal influence to perform or cause to perform of a public duty improperly, dishonestly, or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by public servant shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ब्रोकर की बात कर रहा है कि आप देखो ना, वो कहता है कि आपका अपना क्या है, उसके सामने वाले के साथ कोई सर्कल है, मतलब किसी तरह से पर्सनल इन्फ्लुएंस है। पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ना, सपोज कीजिए आप में से कोई एक एडीए बन गया और आपका जो फ्रेंड है, वो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो अब उनको पता है कि ये एडीए बन गया या जज साहब बन गए हैं, तो जज साहब उससे अपने फ्रेंड से तो बात करेंगे ना बाद में भी। अब वो फ्रेंड क्या करता है? वो लाइजनिंग कर रहा है आपके लिए। लाइजनिंग मतलब वो कोर्ट के बाहर पकड़ लेता है किसी भी क्लाइंट को, अच्छा इन जज साहब के पास लगा हुआ है, मैं करवाता हूँ ना सेटलमेंट, बता इतने रुपए लगेंगे। वहां से मतलब बीच में मिडल मैन जो वो बना हुआ है यहाँ पे, उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे इस सेक्शन में सेम ही लाइबिलिटी है, पीसी एक्ट, ठीक है। आगे आइए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे लिखना टारगेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टारगेट्स पर्सन गिविंग, पर्सन गिविंग, जो पर्सन यहाँ पे दे रहा है, पहले पब्लिक सर्वेंट जो ले रहा था उसको टारगेट किया जा रहा था, यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है जो पर्सन दे रहा है। अभी हम वैसे 8 पे ही पहुंचे हैं, हो जाएगा कल हमारा खत्म हो जाएगा, कल थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे ना हम। वैसे कल वाले जो टॉपिक हैं वो और इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, मतलब मैं देखो अभी भी वैसे फास्ट करवा रहा हूँ, पर मेरा ना दिल नहीं मानता कि मैं इसको और तेज करवा दूँ।
भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है उन चीज़ों के ऊपर, चीज़ें भी तो दिमाग में जा रही हैं ना। हालांकि अगर ये हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते तो मैं इन पे आपको लिखवाता भी बहुत चीज़ें, है ना, बट वो चीज़ें अभी हम स्किप कर रहे हैं, बट मैं आपको बता सारा ही रहा हूँ फिर भी, है ना, और वो याद हो रही हैं अगर आपको चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर देन सफिशिएंट है वो चीज़ें। आगे देखना, ऑफेंस, ये बस लास्ट सेक्शन करते हैं आज का, फिर कल की क्लास में देखेंगे। ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, एनी पर्सन हु गिव्स और promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to induce public servant to perform improperly a public duty, to reward, यहाँ पे induce कर रहा था पहले, अब कह रहा है वो कर चुका है उसके बाद उसको पैसा देना है, reward such public servant from for the improper performance of public duty shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। यहाँ पे है अप टू 7 years, अप टू 7 years प्लस फाइन, मिनिमम वाला बार यहाँ पे नहीं दिया हुआ। पनिशमेंट याद रखनी पड़ेगी, सबकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 है, मिनिमम 3 दे दिया आपको, बट यहाँ पे बार जो है मिनिमम वाला नहीं है। प्रोवाइजो देखना, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन इज कंपेल्ड टू गिव सच अनड्यू एडवांटेज। ये लाइबिलिटी किसकी है? जो पर्सन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, अगर उसको कंपेल किया गया देने के लिए तो फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर वो अपनी मर्जी से दे रहा है ना, इंटेंशनली लिखा हुआ है, इंड्यूसेस, है ना, अगर वो अपनी विद इंटेंशन, अगर वो अपनी मर्जी से दे रहा है फिर ठीक है, बट अगर उसको फोर्स किया गया है, कंपेल किया गया, तो उसकी कंसेंट वहां पे फ्री नहीं है, उसको जबरदस्ती देना पड़ा। तो अगर ऐसे में पैसा दे रहा है तो उसकी नो लाइबिलिटी, पहली एक्सेप्शन हो गई। दूसरी एक्सेप्शन देखना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन सो कंपेल्ड शैल रिपोर्ट द मैटर टू द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी और एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग सच अनड्यू एडवांटेज। अगर वो 7 दिन के अंदर, जो पैसा दे रहा है ना पर्सन, चाहे उसने इंटेंशनली क्यों नहीं दे दिया, बट अगर वो देने के 7 दिन के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बता देता है कि मैंने ऐसे ऐसे दिया है पैसा, मेरे से मांगा गया था, तो फिर उसकी लाइबिलिटी यहां से एग्जम्प्ट करी जा रही है। थर्ड देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो दैट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट व्हेन द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन हैज बीन कमिटेड बाय कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सच कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शेल बी लाइबल विद फाइन ओनली। फाइन ओनली, सपोज कीजिए ना, मेरी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉरपोरेशन वगैरह, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैं उसमें डायरेक्टर हूं, मेरा कोई एम्प्लॉय वगैरह कुछ घपला कर जाता है या कुछ ब्राइब वगैरह ले लेता है, या मैंने ही ले लिया, अगर मैंने नहीं, मेरे एम्प्लॉय ने ले लिया, तो उसमें एम्प्लॉय जो ब्राइब ले रहा है मेरे नाम पे या मेरे उसमें मेरी कंसेंट नहीं है, मान के चल रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय तो लाइबल होगा ही होगा ना, पर्सन हु इज टेकिंग वो तो 7 में लाइबल हो जाएगा ना, बट जो दे रहा है पर्सन, यहां पे उसकी बात हो रही है, वो पर्सन भी लाइबल है। साथ में कहता है कंपनी, जो कॉर्पोरेशन है, क्या उसकी लाइबिलिटी बनेगी? कॉर्पोरेशन भी लाइबल हो जाएगी इस चीज के लिए। कॉर्पोरेशन पे बट इंप्रिजनमेंट तो नहीं कर सकते ना, वो तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो उसके ऊपर लगेगा फाइन। कॉर्पोरेशन के ऊपर क्या लग रहा है? फाइन, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए वहां पे कि प्रिवेंशन की जा सके करप्शन की। अगर मैंने सपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, रूल्स निकाले हुए कि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एम्प्लॉयज को बताइए, अपने हर नोटिस बोर्ड पे लगाइए कि कोई भी अगर ऐसे पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपने वो जो मियर फॉर्मेलिटीज हैं, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं आपने लिए हुए, तो कॉर्पोरेशन की लाइबिलिटी बनेगी ना। तो अगर ये ले रखी हैं चीजें आपने प्रिकॉशन एज पर दी नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लाइबिलिटी नहीं भी बनेगी, आगे चल के पढ़ेंगे अभी हम वो, ठीक है। तो फिर वो कहता है कॉर्पोरेशन की जब लाइबिलिटी बनेगी तो कितना है? सिर्फ फाइन लगेगा, इंप्रिजनमेंट नहीं होगी। इलस्ट्रेशन देखिए, अ पर्सन P gives a public servant S an amount of 10,000 rupees to ensure that he is granted a license over all the other bidders. P is guilty of an offense under this subsection. अगर वो पैसा दे रहा है कि मुझे टेंडर मिल जाए, मुझे ये लाइसेंस मिल जाए, तो आप तो खुद से इंटेंशनली पैसा दे रहे हो ना सामने वाले को। जो ले रहा है उसकी भी लाइबिलिटी, आप दे रहे हो आपकी भी लाइबिलिटी है इस सेक्शन में। अगर कोई मिडल मैन है तो उसकी भी लाइबिलिटी है सेक्शन 7A में। एक्सप्लेनेशन देखिए, it shall be immaterial whether the person to whom an undue advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform or has performed the public duty
concerned, and it shall also be immaterial whether such undue influence is given or promised to be given by the person directly or through third party। भले उसने खुद से परफॉर्म करना है, पैसा थर्ड पार्टी, बीच में कितने भी मिडल मैन है उससे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। नथिंग इन दिस सबसेक्शन shall apply to person if that person after informing, very important, after informing law enforcement authority or investigating agencies gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in investigation of the offense alleged against the latter। अब वो स्क्रैप डीलर ने क्या कहा, पहले स्क्रैप डीलर ने क्या किया, एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म किया कि मेरे से ऐसे ऐसे ब्राइब मांगी जा रही है। वो कहते चलो ट्रैप बिछाते हैं, आप जाके दीजिए, हम वहां पे पकड़ेंगे उसको। तो अगर ऐसे में वो दे रहा है सामने वाले को पैसा या कुछ भी, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज इन्फॉर्म करके वो अथॉरिटीज के लिए अब काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, करने के बाद 7 दिन में इन्फॉर्म कर दिया, लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये केसेस हैं जो जिनमें लाइबिलिटी नहीं होगी, अदरवाइज जो पैसे दे रहा है इंटेंशनली उसकी भी लाइबिलिटी बनेगी। सेक्शन नंबर याद रख लेना। ठीक है, अब ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल में है कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी तो बनेगी ना, बट उसको क्या लगेगा, सिर्फ फाइन लगेगा। फाइन भी कब नहीं लगेगा वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। हमने सेक्शन 7 से ऑफेंसेस पेनल्टी स्टार्ट किया। 7 में जो ले रहा है उसकी लाइबिलिटी, 7A 2018 से आया हमारे पास, जो मिडल मैन है उसकी लाइबिलिटी, और फिर 8 में क्या दिया हुआ है, जो दे रहा है। 9 में क्या है, कॉरपोरेशन की लाइबिलिटी। तो कल फिर हम 9 ऑनवर्ड्स आगे स्टार्ट करते हैं।